हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए जल्दी से अपने सेगमेंट के अंदर और शुरू करते हैं बच्चे। लास्ट हमने जहां तक छोड़ा था हमारे इस बैच में लास्ट क्लास में कुछ हमारी शायद 5-7 क्लासें हो चुकी थी सेल के ऊपर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम से हमने शुरू किया था जिस यूनिट को। न्यूक्लियस बच्चे हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कशन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपना अगला सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका बच्चे, जिसको हम कहेंगे सूत्रकणिका, जिसको हिंदी में आप लोग प्यारे बच्चों पुकारते हो। इस ऑर्गेनेल्स को आज हम शुरू करेंगे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपली, अगर दुनिया की सबसे बेसिक बात अगर कोई आपको बताई जाए जो आप सब जानते होंगे, आप लोग पावर हाउस कहते हो इसको शेल का, ठीक है। पावर हाउस ऑफ शेल, कोशिका का शक्ति घर के नाम से आप जानते हो, शक्ति घर, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का शक्ति घर, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे। अब कहोगे सर कोई बताने की बात है, चिंता मत करो, बहुत सारी घंटों आप पढ़ोगे इसके विषय में और जितनी सारी बातें आपको पूरी A to Z इसके विषय में बताऊंगा, जो थ्योरियां इसके बारे में आई हमारे पास में, वो सब चीजें। यशु, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देखो भाई, पावर हाउस ऑफ शेल मैंने कहा, ठीक है सर। एक बात ध्यान रखना बच्चे, अक्सर गड़बड़ होती है एक पावर हाउस में और एक किचन में। किचन नहीं कहते इसको, किचन हमारा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, प्लास्टिड को कहते हैं, इसको किचन नहीं कहते, केवल पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस भी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, ऊर्जा का उत्पादन करवाता है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना सर, इसकी डिस्कवरी किसने करी बच्चे, खोज किसने करी? तो सर रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन ने प्यारे बच्चों 1890 में खोज की थी। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम है ना, जो नेम है बच्चे, वो आपका बेंडा, कार्ल बेंडा बोल सकते हो पूरा नाम, इन्होंने 1898 में दिया था, ठीक है। 1898 में इन्होंने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था बच्चे। नाम बाद में दिया था ये वाला जिस नाम से आज हम इसको जानते हैं, ठीक है। बट पहले इसको अल्टमैन ने खोज किया था और अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था शुरुआत में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा जाता था, बाद में इसका नाम हमारे द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया, ठीक है सर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना बच्चे, इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन भी कहते हैं, यानी सर अर्ध स्वचालित अंग के नाम से भी इसको हमारे द्वारा सर जाना जाता है। अर्ध स्वचालित अंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है सर। अर्ध स्वचालित अंग क्यों? देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। और ऑब्वियसली जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी न्यूक्लियस से कंट्रोल में डेफिनेटली है। बट कुछ एंजाइम्स जो अपनी जेनेटिक मटेरियल की प्रक्रियाओं के लिए चाहिए होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के कंट्रोल में होते हैं, खुद के नियंत्रण में होते हैं। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका रोल आएगा, वहां आप सीखोगे। तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन के नाम से हम लोग जानते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इसलिए पावर हाउस, और कुछ एंजाइम इसके खुद के कंट्रोल में होते हैं, पार्शियली कंट्रोल में होते हैं। पूरी तरह तो देखो हमारी सेल का जो भी ऑर्गेन है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में, बट पार्शियली इसके खुद के भी नियंत्रण में होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है सर। मेन बात हमारी है स्ट्रक्चर की, फंक्शंस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल मेन बात हमारी आती स्ट्रक्चर या संरचना। स्ट्रक्चर या संरचना की अगर हम बात करें बच्चे,
तो देखो यार, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, सामान्यतः इसकी शेप हम लोग ओवल शेप बोल देते हैं, कई बार रोड शेप बोल देते हैं, छड़ी के आकार का भी बोल देते हैं। रोड शेप शब्द का यूज किया जा सकता है, छड़ के आकार का, या फिर ओवल शेप भी हम कई बार इसके लिए यूज कर देते हैं, अंडे जैसी। या फिर बच्चे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप। सबसे ज्यादा जो ये शब्द यूज होता है वो ये होता है, बेलनाकार होता है ये, ठीक है, बेलनाकार होता है। समथिंग बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी मेरे भाई कुछ ना कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सर। ओके भाई, स्ट्रक्चर के बारे में जस्ट बेसिक बात मैंने बताई है। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः बच्चे यूकारियोट्स जो होते हैं, यानी ससीम केंद्री जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सेल होती हैं, उनमें देखने को आपको मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद ये इट इज प्रोकारियोटिक। इसको खुद हम क्या मानते हैं? प्रोकारियोटिक मानते हैं। इसको हम लोग असीम केंद्री सेल मानते हैं। याद रखना बच्चे, इसको हम लोग असीम केंद्री शेल मानते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है इसको, शेल विद इन ए शेल। यहां लिखता हूं अलग से स्टार करके, शेल विद इन ए शेल। ये हम ऐसा बोलते हैं भाई, ये कोशिका के अंदर एक और कोशिका है, कोशिका में कोशिका, ठीक है। मतलब हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक शेल मानते हैं। कैसी शेल मानते हैं? प्रोकारियोटिक शेल मानते हैं। और हमारे द्वारा ऐसा समझा जाता है कि ये जनरली पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है यूकारियोटिक शेल में। तो हम बोलते हैं शेल विद इन ए शेल है। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है ऐसे ऑर्गन का नाम। तो बच्चे शेल के अंदर जो शेल है ना, वो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ध्यान रखेगा इस बात को। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। तो प्रोकारियोटिक शेल है जो यूकारियोटिक में पाई जाती है। ओके सर, इसका पीछे रीजन है, एक थ्योरी बताऊंगा आपको पूरी में, कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन बना, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हमारी शेल में आया। एक पूरी थ्योरी समझाऊंगा आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमारे शेल के बाकी के ऑर्गेन्स होते हैं ना, इतना सिंपल नहीं है, इतनी सिंपल सी बात नहीं है जैसे बाकी के ऑर्गेन्स को आपने पढ़ लिया, छोटा सा भाग था। माइटोकॉन्ड्रिया को खुद हम एक अलग से ऑर्गेनिज्म काउंट करते हैं, एक अलग से शेल काउंट करते हैं। उसके पीछे की थ्योरियां हमें पढ़नी है। चलिए सर, फिलहाल तो जो बात मैंने बताई कि यूकैरियोटिक शेल के अंदर पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसकी स्ट्रक्चर की खास बात ये होती है सर, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सर डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है सर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती, मतलब दो मेम्ब्रेन हो, जैसे न्यूक्लियस में देखा था ना आपने, वैसे यहां पर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके सर, इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से राइबोसोम पाए जाते हैं। नॉर्मली तो राइबोसोम हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। अच्छा, इसके अंदर बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए भी होता है बच्चे, एकल कुंडलित डीएनए होता है इसके अंदर। और टोटल जो हमारी पूरी शेल का डीएनए है ना, उसका 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी कंप्लीट शेल का अगर जितना डीएनए है, उसका 1% आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये सर्कुलर होता है। खास बात इसके सर्कुलर होता है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में हमारी मेन बात है जो आपको याद रखनी है। ओके सर, अब स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। ये तो हमने कुछ फैक्ट देखे हैं बहुत बेसिक से।
ये लगभग आप सभी को पहले से पता है, कोई नई बात मैंने नहीं बताई है। अभी हम आते हैं इसकी मेन स्ट्रक्चर के ऊपर। मुख्य तौर पे इसकी जो संरचना है, मुख्य तौर पे बच्चे इसकी जो संरचना है ना, तो ये स्ट्रक्चर में आप देखोगे बच्चे, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे न्यूक्लियस को भी आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी हम लोग ऐसे ऐसे 4 भागों के अंदर विभाजित करेंगे बच्चे, और 4 पार्ट्स में विभाजित करके हम इसको पढ़ेंगे। सभी पार्ट्स का फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे एक पार्ट होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। सभी की स्ट्रक्चर देखेंगे और सभी का रोल भी देखेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली या बाह्य झिल्ली। फिर बच्चे इनर मेम्ब्रेन, यानी सर आंतरिक झिल्ली। ठीक है, और फिर होती है बच्चे एक तीसरी चीज, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतः झिल्लीय स्थान। और फिर बच्चे एक होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स के नाम सुनोगे। अभी मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं, ये जितने भी नाम आप सुनोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये कहां कहां पर कौन से होते हैं वो भी आपको आइडिया आ जाएगा बच्चे। देखो भाई, समझिएगा जरा एक बात को, एक बात को समझिएगा, एक जस्ट फॉर आइडियोलॉजी, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। थोड़ा बेलनाकार होता है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है बच्चे इसकी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप सभी के सामने, इसमें एक तो सर आपको मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, ये मान लीजिए ये आउटर मेम्ब्रेन। सभी के बारे में पॉइंट बताऊंगा, एक बार जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन इस प्रकार से होती है। ठीक है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन इस प्रकार से बच्चे होती है। ओके सर, फिर उसके बाद में एक मेम्ब्रेन इसके थोड़े से आंतरिक साइड में, ये एक मेम्ब्रेन थोड़ी सी इसकी आंतरिक साइड में, अंदर की बात है, अंदर रहेगी। ठीक है, एक मेंबर अंदर मिलेगी। फिर उसके बाद बच्चे दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस भी आपको दिख रहा होगा। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस, ये स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। और फिर ये बच गया पूरा का पूरा अंदर वाला भाग, ये पूरा फिर अंदर वाला भाग बच गया। 4 चीजें हैं।
ठीक है। 4 चीजें होती हैं। थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रक्चर इनकी अलग होती है, जैसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसके बारे में एक पॉइंट अलग से बताऊंगा, लिखवाऊंगा आपको। अभी के लिए आइडिया दे रहा हूँ कि 4 चीजें हैं सर। 4 चीजों में आपके पास क्या क्या आ गया? ये सबसे बाहर वाली जो है सबसे बाहर वाली ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर थोड़ा सा अंदर ये देखोगे, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ये है, और अंदर वाला जो हिस्सा है ये मैट्रिक्स हो गया। 4 चीजों में बटा हुआ है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना अंदर वाली, ये थोड़ी सी फोल्ड के रूप में पाई जाती है, मतलब थोड़े फोल्ड बने हुए हैं इसके अंदर, ऐसे हमारी उंगलियों की तरह से। यहाँ भी बहुत सारी उंगली टाइप की चीजें निकली, मतलब सीधी नहीं है ये, थोड़े से इसके अंदर बच्चे आपके फोल्ड बने होते हैं, फोल्ड वाली स्ट्रक्चर होती है। देखो कोई भी डायग्राम करो ना, तो बना बनाया इंटरनेट से उठा करके मैं जानबूझ के नहीं करवाता, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाता आपके कभी, वहां भी रटने वाला काम हो जाता। एक दिन डायग्राम देखोगे अच्छा तो लगेगा, लेकिन फिर भूल जाओगे। हाथ से हमेशा चीजों को अलग अलग ड्रा किया करो, पेपर में ड्रॉ करना नहीं आना, वो जा चुका समय। पेपर में आनी आपकी समझ, समझ के लिए आप अपने हाथ से कितना भी गंदा डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम की, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप जिस हिस्से की बात कर रहे हो वो हिस्सा है कहाँ पे। ठीक है सर। तो ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर होती, संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में, जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है भाई, अब एक एक करके पढ़ें सभी को, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने स्ट्रक्चर हैं, कि भाई ये अंदर वाला मैट्रिक्स क्या काम आता है, इन दोनों लेयर्स के बीच का स्पेस क्या काम आता है, दोनों लेयर का अलग अलग क्या फंक्शन है। यहाँ फंक्शन लिखेंगे, बाकी ये जो फंक्शन है फिर आप अलग अलग, जैसे रेस्पिरेशन वाली घटना पढ़ोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे, है ना, बहुत सारी घटनाएं आएंगी वहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया बार बार आता रहेगा। बट अभी तो एक बार पहले यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे, तभी हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। पहले बच्चे बात आउटर मेम्ब्रेन की, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटर मेम्ब्रेन। जस्ट अ सेकंड, चलिए। हाँ भाई, हम थे आउटर मेम्ब्रेन। पहले इसको देखते हैं, बाह्य झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन, या हम इसको बोलें तो सर बाह्य झिल्ली जो है। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है सर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में, क्या देती है योगदान ये? सबसे बाहरी परत है, ठीक है सर। सबसे बाहरी परत है, बोले तो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है सर। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट लेयर होती है। होती कैसी है सर? ये आपकी बच्चे स्मूथ होती है एंड परमिएबल होती है। स्मूथ, चिकनी होती है बच्चे, और पारगम्य होती है। ठीक है, स्मूथ होती है और पारगम्य। पारगम्य, परमीबल का मतलब है कि मटेरियल को आसानी से आर पार जाने दे सकती है। ये परमीबल जो शब्द लिखा है मैंने, उसका मीनिंग है। ठीक है सर। इसके अंदर पोरीन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। याद करो, पोरीन प्रोटीन आपने पढ़े हैं पहले भी। पोरीन प्रोटीन्स कौन से होते हैं बच्चे? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए ऐसे प्रोटीन होते हैं जो छिद्र बन जाते हैं। मतलब किसी मेम्ब्रेन, किसी झिल्ली के अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो छोटे छोटे छिद्र का काम करते हैं, उनके अंदर से मटेरियल आ जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें पोरीन पोरीन प्रोटीन्स पोरीन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान, यानी अंदर बाहर जाने दे सकते हैं, का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चे, जो क्या करते हैं सर?
स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ना उनका आदान प्रदान बाहर से अंदर, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में किसी चीज को जाना तो ये करवाते हैं मेरे भाई। ठीक है सर। अब बात ये है कि मेन फंक्शन क्या, अगर हम कंक्लूजन के तौर पे लिखें कि सर अपने आउटर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, तो भाई दो बातें आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। आउटर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन अगर आपको बताना हो तो सबसे पहली बात यह है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया व या माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से अलग करना। भाई आपकी जो शेल होती है, कोई भी शेल है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा हिस्सा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये, इस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अलग कौन करता है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये बाहर से मेम्ब्रेन है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करने का काम इसका होता है। दूसरा, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आपके बच्चे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं, आयंस, उनका परिवहन कह सकते हो या उनका आदान प्रदान। ठीक है भाई, उनका आदान प्रदान करने का काम भी ये करती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं प्यारे बच्चों, उनका आदान प्रदान करने का ये क्या करती है सर, ये काम करती है। तो ये काम होता है आउटर मेम्ब्रेन का। अंदर के फंक्शन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस इसको बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उनको थोड़ा सेपरेट करने का इसको काम दिया गया। दूसरा भाई, बाहर से या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई मॉलिक्यूल, छोटे मोटे मॉलिक्यूल या कोई आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हमें अंदर आना हो तो अनुमति प्रदान करती है, अनुमति प्रदान करने का काम इसका होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा इनर मेम्ब्रेन थी, दूसरा हमारा हिस्सा है बच्चे इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली। ठीक है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली क्या होती है मेरे भाई, ये हाईली सिलेक्टिव होती है, हाईली सिलेक्टिव होती है, ध्यान रखना। मतलब हिंदी में बोलोगे इसको बच्चे आप लोग, चयनात्मक होती है सर। ठीक है भाई, हाईली सिलेक्टिव होती है सर, ये चयनात्मक होती है। मतलब ये है कि इसके आर पार कोई मॉलिक्यूल जाएगा ना, अगर देखो बाहर वाली मेम्ब्रेन से तो आ जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल या आयंस, फिर अंदर इसका सामना भी तो करना पड़ता है। ये जो आपकी झिल्ली है ना, ये बहुत सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब है ये परफेक्टली सिलेक्ट करेगी कि भाई अब मेरे से क्रॉस करके मैं किसको अंदर जाने दूं, कौन से मॉलिक्यूल को, कौन से आयन को मैं अंदर जाने दूं, या अंदर से अगर कोई आयन बाहर जाना चाह रहा है तो मैं किस आयन को अंदर से बाहर जाने दूं। मतलब बहुत सिलेक्ट करके चीजें डिसाइड करती है, तो इसलिए बोलते हैं सिलेक्टिव, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, इस मेम्ब्रेन के द्वारा बच्चे होता है। ठीक है, इसमें लगभग 70 से 80% प्रोटीन होते हैं इसमें 70% से 80% प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 70 से 80% ये मेरे भाई किससे बनी होती है सर, ये आपकी प्रोटीनों से बनी होती है। 70 से 80% प्रोटीनों से इसका क्या होता है मेरे भाई, इसका निर्माण होता है। ठीक है सर, ये अंदर की ओर मुड़ करके कई उंगली जैसे फोल्ड बनाती बच्चे, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था। यह अंदर की तरफ मुड़कर फोल्ड बनाती है
और ये जो फोल्ड होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्रिस्टी, उन्हें कहते हैं क्रिस्टी। इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको क्रिस्टी कहा जाता है। अब क्रिस्टी बनने से बेनिफिट क्या हुआ? मतलब ये फोल्ड बने कैसे? देखो ये मेम्ब्रेन या तो सीधी होती, सीधी की बजाय ये ऐसे फोल्ड बने हुए हैं, ऐसे, इनको क्रिस्टी कहते हैं। ऐसे ये मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड की फॉर्मेशन में है, अंदर वाली ऐसे। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार से ये अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे। बाहर वाली मेम्ब्रेन वो नहीं है ऐसे, जो आउटर पड़ा वो ऐसे ही है। इससे क्या हुआ देखो, अगर ये सीधी होती तो ये जो सरफेस एरिया है अंदर के कांटेक्ट में जो है, और जो बाहर के कांटेक्ट में सरफेस एरिया है, और अब जब ये ऐसे हो गई, फोल्ड हो गई, अब देखो आप, अब ये एरिया देखो, अंदर से देखो कितना एरिया, कितना एरिया, कितना एरिया, बाहर से देखो कितना एरिया कांटेक्ट में आ गया। तो ये सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना काम करने के लिए, ये सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया बच्चे। इसका कैसे बढ़ा सर? इसके कारण। तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सिंथेसिस का काम होता है, एटीपी यानी एनर्जी का निर्माण होता है, तो उसके लिए और ज्यादा जगह मिल जाती है ना। तो फोल्ड बनाती क्रिस्टी कहते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। दूसरी बात, एटीपी निर्माण लिख दो या सिंथेसिस लिख दो। एटीपी सिंथेसिस के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, फिर ज्यादा स्पेस मिलता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के लिए फिर बच्चे ज्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। ये दो बेनिफिट होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना अंदर वाली, यहीं पर आपके ईटीसी लगे होते हैं, यहीं पर ईटीसी सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही होती है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और लास्ट में फिर उसको रिसीव किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में एटीपी के निर्माण के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उससे क्या होता है, आयंस जो होते हैं उन आयंस के बीच में एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे एटीपी बनना शुरू हो जाता है। अब वो आप पढ़ोगे अलग से, आप अलग से पढ़ोगे उसको, पढ़ते हो आप लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की घटनाएं पढ़ते हो ना, तब आप उन चीजों को पढ़ते हो। यहाँ पर मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना, इसी के ऊपर ये ईटीसी कॉम्प्लेक्स, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन होके गुजरता है, ईटीसी कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। ईटीसी कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं बच्चे। ठीक है, यहीं पे ईटीसी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम भी होते हैं, उनको बोल सकते हो यहीं पर एटीपी सिंथेज एंजाइम भी यहीं पर होते हैं। एटीपी सिंथेज एंजाइम भी होते हैं बच्चे। ठीक है, एटीपी सिंथेज एंजाइम भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ये इनका काम होता है। ओके सर, समझ में आ गई बात? ओके सर, ये कुछ बातें मैंने बताई आपको इनर मेम्ब्रेन के विषय में। फिर बच्चे इसके बाद अगला जो पार्ट था वो था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्लीय स्थान। ठीक है, अंतर झिल्लीय स्थान, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आप जान गए होंगे सर ये किसकी बात हो रही है? स्पेस बिटवीन
इनर स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक व बाह्य झिल्ली के बीच का स्थान। ठीक है भाई, तो आंतरिक और बाहरी जो झिल्ली है ना मेरे भाई, उसके बीच का जो स्पेस है, उसके बीच का जो स्थान है, उसी को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है सर, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, जो दोनों झिल्लियों के बीच का जो जगह है, इसकी संरचना या स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म जैसी होती है, साइटोप्लाज्म जैसी होती है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हो भाई, हमारी कोई भी शेल होती है, शेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा जो ये जगह बचती है ना, इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यहाँ भी जेल टाइप का मटेरियल भरे होते हैं। तो जैसे साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच की जगह है ना, उसकी स्ट्रक्चर भी वैसी ही होती है आपकी। ठीक है सर, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है बच्चे इस जगह का? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के उत्पादन के लिए, एटीपी निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दूसरे से तीसरे पे, मतलब कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे एक सिस्टम से दूसरे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, तो हर जगह पे वो कुछ हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन बोलते हैं जिसको, वो उत्पन्न होते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं ना, इन्हीं के कारण एटीपी का निर्माण होता है हमारी बॉडी में। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में कह रहा हूं, अभी मैं आपको फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ऐसा कुछ होता है। जब होगा तो आप सीखोगे डिटेल में। तो एटीसी जो है ना, एटीसी के दौरान ये जो जगह है ना आपकी दो मेम्ब्रेन के बीच की, ये क्या करती है? हाइड्रोजन आयन, ये इसको प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन का स्टोर करती है, यानी सर संचय करती है, संचय या स्टोर करती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन का मेरे भाई क्या करती है? ये संचय करती है सर, स्टोरेज करती है। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो एटीसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो जब चल रही होती है तो हाइड्रोजन आयन का उत्पादन हो रहा होता है, तो जो स्टोर कहाँ होते हैं? यहीं पर स्टोर होते हैं। जिससे क्या होता है, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन स्टोर होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड कम। जब एक जगह कम, एक जगह ज्यादा होंगे, तो उनका फ्लो शुरू हो जाएगा, और उनके फ्लो होने से ही एटीपी का निर्माण होता है। तो प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, इससे क्या हुआ? प्रोटॉन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब उनमें डिफरेंस बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है, जो एटीपी सिंथेसिस या एटीपी निर्माण करवाता है, निर्माण करवाता है, एटीपी सिंथेसिस या एटीपी निर्माण करवाता है मेरे भाई। समझ में आ गई बात? ये काम होता है सर दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, ये काम होता है बच्चे उस स्पेस का, उस जगह का। ठीक है सर, फिर है मेरे भाई मैट्रिक्स। अगला पार्ट हमारे पास में है सर मैट्रिक्स, चौथा भाग है मैट्रिक्स, जिसको आप लोग बोलते हो। सबसे आंतरिक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसमें क्या होता है? सबसे इंटरनल पार्ट है, और इसमें
डेंस फ्लूइड, गाढ़ा द्रव भरा होता है। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग होता है मेरे भाई, और इसमें डेंस फ्लूइड यानी गाढ़ा द्रव इसके अंदर भरा होता है, मतलब थोड़ा जेल टाइप का मटेरियल, जेल टाइप के सब्सटेंसेस इस मैट्रिक्स में भरे होते हैं। काम क्या करता है मेरे भाई? भाई हम जो सेल पढ़ रहे हैं उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैट्रिक्स के अंदर ही याद रखना मेरे भाई, मैट्रिक्स के अंदर ही जो मैंने कहा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो यहीं पर आपके जो डीएनए होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर डीएनए यहीं पर होते हैं बच्चे। दूसरा मैंने एक कहा था राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम भी बच्चे यहीं पे पाए जाते हैं। तीसरा सर आरएनए जो होता है, तो 70S आरएनए मैंने कहा था, वो भी यहीं पर होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन समझते हो ना, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, वो प्रोसेस भी यहीं पे होती है। एक और प्रोसेस आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना मेरे भाई, वो भी यहीं पे होती है। अच्छा, एक रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे तो क्रेब साइकिल आपने पढ़ी है पहले भी, क्रेब चक्कर बच्चे आपने पढ़ा है, क्रेब चक्कर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। क्रेब चक्कर या टीसीए साइकिल वो भी यहीं पे होता है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो एंजाइम होते हैं ना, रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसन में सहायता करने वाले जो एंजाइम्स है प्यारे बच्चों, वो एंजाइम्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। तो कुल मिलाकर के जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं, मतलब श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन मतलब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है उसका उपयोग करके एनर्जी प्रोडक्शन करना, एटीपी बनाना, वो क्रिया भी आपकी मैट्रिक्स में ही होती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो मेन अंग है ये रेस्पिरेशन का। जैसे हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन का अंग फेफड़े हैं, वैसे किसी शेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, वो रेस्पिरेशन मेरे भाई इन्हीं ऑर्गेन्स के द्वारा किया जाता है, आपका देखने को मिलेगा आपको। ओके सर। अब इसके बाद बात आती है बच्चे, ये जो यहां तक आपने पढ़ा कि भाई कौन से 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, वही सिर्फ अभी तो आपने ऑर्गेन किए हैं। ये सारे जो ऑर्गेन्स हैं अभी आपने पढ़े हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी जितने मैंने फंक्शंस का नाम लिया है ना प्यारे बच्चों, वो फंक्शंस हमने कोई भी अभी नहीं पढ़ा है। भाई टीसीए साइकिल क्या है, क्रेब साइकिल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या है, ये एक एक घटनाएं जो है ना, अभी तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया। ये ट्रांसक्रिप्शन की घटना 2-3 घंटे की हैं, रेप्लिकेशन 2-3 घंटे की, क्योंकि इनके साथ में फिर आपको बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स पढ़ने पड़ते हैं, जोड़ने वाले, काटने वाले, पहचानने वाले, साइज डिसाइड करने वाले, है ना, मोलिकुलर डेंसिटी डिसाइड करने वाले, बहुत सारे होते हैं। तो हर चीज अब आपके सिलेबस में अपनी अपनी जगह पे होएगी। अभी हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, अभी हमारा काम मेनली शेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स है ना, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। पीछे आपने न्यूक्लियस भी पढ़ा था, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने ऐसा थोड़ी कि आप जीन का जिक्र आते ही अब जेनेटिक्स में चले गए, अब मेंडल को पढ़ने लगे, नहीं बच्चे, हर चीज का एक अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपको भी अपने आप को वहीं संतुलित रखना होगा। अगर इनमें से किसी जगह पे ऐसा लगे कि सर ये कैसे होता होगा, आपने बताया नहीं, अपनी अपनी जगह पे सब कुछ पढ़ोगे मेरे भाई, लेकिन उलझाऊंगा नहीं, सुलझाने के लिए टीचर होता है, उलझाने के लिए नहीं, वो तो फिर बुक्स के अंदर उलझा रखा है आपको। ठीक है ना, ओके सर। तो चारों पार्ट पता लग गए। अब बच्चे एक थ्योरी होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी शरीर की शेल में कैसे आया। अब वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, आज यहां तक करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको समझाऊंगा, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया का उदय हुआ। आपने भी सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरिया था, पहले एक जीवाणु था, और आज वो जीवाणु हमारे सेल के अंदर रहता है, सेल का एक अंग बन के। तो ये थ्योरी आई थी आपकी, तो पढ़ेंगे बच्चे अगली क्लास के अंदर। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, करिएगा इसको अच्छी प्रकार से, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस बैच के अंदर अगली क्लास जो होगी उसमें आप आगे पढ़ोगे। मिलते हैं बच्चे, जय हिंद भाई।